अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वकार। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे और अपनी अपनी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई और गुलभूषण के मामले पर आइंदा इजलास जो है वो 30 मई को होगा, ये तय पाया। सरदार अयाज सादिक ने मीडिया पर जो उन्होंने ब्रीफिंग में कहा तो उन्होंने ये बताया कि 8 जून को भरपूर तैयारी के साथ हेग आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। आलमी अदालत इंसाफ में हमारा जाना, वहां पे हमारे केस को प्रेजेंट करना, बहुत सारे सवालात जो हैं मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रही और उसके मुख्तलिफ जवाबात आप मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ जिम्मेदारान के थ्रू आप तक पहुंचते रहे। आज हम कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग को हवाले से और थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, जो हमने कुछ दिन पहले हमारे वकील ने वहां पे अपने दलाइल दिए, उसके ऊपर भी बहुत सी बात हुई और ये कहा गया कि उजलत लगी, क्यों लगी उजलत, क्या हम सही तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर सके। बहुत सारी ऐसी आवाजें भी उठी जो हमारे वकील पे उठी, वकील के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आई, किस कदर वो काबिल शख्सियत हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने केसेस लड़े हैं और किस तरह भरपूर अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के केस को जो है वो सामने पेश किया है। आलमी अदालत में इंडिया इस केस को लेकर गया है, उसका इस केस को आलमी अदालत में ले जाना, उसके तनाजुर में अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इंसानी हुकूक के हवाले से बात करें तो उसमें किस हद तक पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि उसको एज मिला है, क्योंकि वहाँ के एक जज ने, इंडियन एक जज ने ये कहा कि ये जो तरीकाकार अपनाया है इंडिया ने, ये इंडिया के हक में शायद बेहतर नहीं है। आज इन तमाम बातों को अहाता करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही रेलेवेंट शख्सियत यहाँ हमारे पास स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। कानून से आपका ताल्लुक, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब वजीर आजम के खुसूसी मुशीर हैं कानून और इंसाफ के। थैंक यू सो मच जफरुल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी ये था कि थोड़ा सा जो अवाम के जहनों में, जब हम टीवी टॉक शोज देखते हैं, अखबारात देखते हैं, उनकी सह सुर्खियां देखते हैं, तो उसमें अवाम का एक होता है परसेप्शन और एक होती है रियलिटी। परसेप्शन बन जाता है वो कुछ भी मीडिया के हवाले से, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन रियलिटी समटाइम कुछ और होती है। बहुत सारी चीजें बहुत खुल के अवाम के सामने नहीं आती जो कि आनी चाहिए। आज आपको यहाँ मदऊ करने का हमारा मकसद भी यही है। सबसे पहले सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान ने जो अपना केस जो वहां पे डिफेंड किया, किस हद तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान का केस जो है वो मजबूत है गुलभूषण यादव के हवाले से? बैनुल-अक़वामी जो अदालत है ये एक खास तरह की अदालत है। अदालत का लफ्ज़ आते ही हम सब के दिमाग में आता है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या लोअर कोर्ट्स हैं, इस तरह की अदालत होगी। अदालत यकीनन ऐसी है, लेकिन उसका जो दायरा इख्तियार है, दायरा समाअत है, वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत पेचीदा है। ठीक, हमारे यहाँ जितनी भी बहसें हो रही हैं उसमें आमतौर पर यही देखा जाता है कि गालिबन आम आदमी को यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, खासतौर पर बाद सियासतदानों को, दानिशवरों को इसमें मुश्किल पेश आ रही है, उससे कंफ्यूजन में इजाफा हो जाता है। इस जुरिस्डिक्शन इसकी दो तरह से होती है। ये नहीं है कि हर आदमी चला जाए, दो पार्टी चली जाए, कोर्ट बैठी हुई है और आप जाकर उनको दरखास्त दें, ऐसा वहाँ नहीं है। ठीक। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करते चले। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की क़यादत मियां नवाज शरीफ के हाथ में है और हम इस क़यादत के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। जो एहतसाब करना चाहते हैं, जो तनकीद करना चाहते हैं, उनसे हमने जब पिछले 5 सालों का हिसाब मांगा तो वो पिछले 5 सालों का भी हिसाब नहीं दे सके और मियां नवाज शरीफ ने अपनी 3 नस्लों का हिसाब दे डाला। तब तो कहते थे, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके जो तूफान बदतमीजी तुम बर्पा करते थे इमरान खान,
آج جب تمہاری تلاشی کا وقت ہے تو تم سے عدالت میں اپنا جواب جمع نہیں کرایا گیا، عدالت میں استثناء مانگ رہے ہو، عدالت میں یہ باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیس سپریم کورٹ نہیں سن سکتی۔ میاں نواز شریف نے تو نہ خود استثناء مانگا، نہ میاں نواز شریف کے بچوں نے استثناء مانگا۔ میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے عدالت کے آگے پیش کیا، پاکستان کی عوام کے آگے پیش کیا اور کہا کہ میں کوئی عدالت سے معافی نہیں چاہوں گا، کوئی قانونی چھوٹ نہیں چاہیے، میں انصاف کے لیے اس عدالت میں آیا ہوں اور اپنے خاندان کو اور اپنی 3 نسلوں کو، جو لوگ آج اس دنیا میں بھی نہیں رہے، ان کو بھی نواز شریف نے احتساب کے لیے پیش کیا۔ لیکن جب تم سے حساب لینے کی باری آئی، جب عمران خان سے اپنا حساب لینے کی باری آئی، جب خود حساب دینے کی باری آئی تو کہا کہ مجھے تو بنی گالا میری بیوی نے دیا تھا۔ بیوی کہتی ہے میں نے نہیں دیا، میاں کہتے ہیں میں نے نہیں دیا۔ یہ 2 سالوں میں میاں بیوی کا معاملہ جو ہے ابھی تک حل نہیں ہو رہا۔ آج نواز شریف سے تو 65 تک کا حساب مانگا، تم سے تو نیازی سروس کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ جو نیازی بس کمپنی تم نے بنائی ہوئی ہے، جو اس کے نام پر فلیٹ ہے، جو لندن میں تمہاری جائیدادیں ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ تم نے شوکت خانم کے نام پہ اکٹھا کیا اور کاروبار تم نے مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ قطر میں یا وہاں پہ جو کاروبار تم نے شروع کیا، آج اس کاروبار کا حساب کون دے گا؟ جب بھی تم سے حساب مانگا جاتا ہے، جو تم غریب لوگوں کو تم چندے کے نام پہ پیسے جو ان سے اکٹھے کرتے ہو، شرم کا مقام ہے کہ وہ پیسہ تم اپنی ذاتی جائیداد کی خرید و فروخت میں استعمال کرتے ہو۔ آج جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اس فورن فنڈنگ والے کیس میں تم یہ کس طرح بتاؤ گے کہ جو تمہیں یہودیوں نے پیسے دیے؟ یہ بھائی آپ سب بات غور سے سنیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بندہ کسی ایسے قیادت کو سپورٹ کرے گا؟ آپ نے مذہب اسلام پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ جو پیچھے کھڑے نے بیٹھے ہیں وہ بتائیں، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہماری قرآن میں یہ لکھ دیا گیا تو آپ اس یہودی کا الیکشن لڑنے، عمران خان اپنے سالے یہودی کا الیکشن لڑنے لندن چلا گیا۔ او بھائی یہ کیسی شادی ہے کہ طلاق کے بعد بھی رشتے نبھائے جاتے ہیں؟ یہ کیسی شادی ہے کہ بیوی طلاق کے بعد خاوند کو تحفے دیتی ہے؟ یہ کیسی شادی ہے جس کے بعد خاوند جو ہے بیویوں کو حق مہر دیتے ہیں، یہاں پہ بیوی خاوند کو حق مہر دے رہی ہے؟ گودھا میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن جاری ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات محسن شاہ نواز رانجھا کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو 3 نسلوں کا جواب دے دیا، لیکن جب تنقید کرنے والوں سے 5 سال کا حساب مانگا گیا تو وہ تو 5 سال کا حساب بھی نہ دے سکے، اور اس کے علاوہ بنی گال پراپرٹی، نیازی سروس اور بیرونی فنڈنگ جیسی تمام کنٹروورشل باتوں پر خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ساتھ رہیے۔ زویا ہائی، عالیہ تم آ گئی؟ اور شام کا فریش شوٹ؟ ارے تمہاری پہلی اسٹور اور میں نہیں آؤں، چلو تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ واٹ شائنی ہے، بٹ اتنی تیز دھوپ میں شام تک اور شائن کون؟ بالکل نہیں، جسٹ ویئر اے واچ۔ اوہ گاڈ، فریش شوٹ والے یہی آ گئے، بٹ یو ٹو ناٹ ریڈی۔ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو شائن۔ سنسلک بلیک شائن میں ہے 5 نیچرل آئل جو کہ بالوں کو لانگ لاسٹنگ شائن، تو شائن کیجیے ڈے ٹو نائٹ۔ واقعی کچھ نیا ہے چائے میں۔ کیا راز ہے؟
तरंग का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब कर दिया। रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा जुबान पर रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। दिस इज आलिया रिपोर्टिंग लाइव। आज रिपोर्टर अम्मी से मिली है एक सनसनी न्यूज। लाइफ बॉय शैम्पू बताया गया है ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी नया है। नए लाइफ बॉय शैम्पू में है ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ये बालों को बनाए 35 गुना तक ज्यादा मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू, आज की मजबूती ही कल झलकेगी। इस जुरिस्डिक्शन इसकी दो तरह से होती है। ये नहीं है कि हर आदमी चला जाए, दो पार्टी चली जाए, कोर्ट बैठी हुई है और आप जाकर उनको दरखास्त दें, ऐसा वहाँ नहीं है। ठीक, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून है जो हमारा जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी, जो उसका प्रिंसिपल आर्गन है, उसके बाद उन्होंने उसे एक अपना लॉ बनाया था, इसको स्टैट्यूट कहते हैं। उस स्टैट्यूट की आर्टिकल 36 खास तौर पर वो बताती है कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है। जुरिस्डिक्शन की कई किस्में हैं। पहली किस्म उसकी ये है कि अदालत को अगर दो पार्टियां मेंबर हैं उस स्टैट्यूट की, तो उनमें से कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन हासिल हो जाएगी। दो पार्टियों में से एक जाएगी, दूसरे को आना पड़ेगा। ठीक। सो ये जो एक परसेप्शन थी कि हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं, मैं बताता हूँ, बाज़ मामलात में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सही। दूसरी बात यह है कि बाज़ मामलात में जुरिस्डिक्शन के लिए आपको पहले डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम इन मामलात में आपकी मानते हैं, इनमें हम आपकी नहीं मानेंगे, ये पहले बताना पड़ता है। ऐसा पाकिस्तानी कोर्ट में तो नहीं होता, वहाँ ऐसा है। ओके, ठीक। तीसरी बात अहम ये होती है कि क्या इसके अलावा कोई बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं जिनकी आप दोनों पार्टियां सिग्नेटरी हैं, रेटिफाई किया हुआ है आपने, वो फिर उससे फर्क पड़ जाता है अदालत के दायरे समाअत पर, जुरिस्डिक्शन पर। चौथा प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि क्या आपकी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है। अगर बायलैटरल एग्रीमेंट है तो वो देखना पड़ेगा कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को निकालेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे या नहीं करेंगे। पांचवी बात उसमें ये आ जाती है क्या कोई रीजनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे हम कॉमनवेल्थ में हैं या सार्क में हैं, उनकी एग्रीमेंट। ये 4-5 चीजें बुनियादी तौर पर। और छठी, शायद इसके अलावा मैं फैसला बता सकता हूँ लेकिन लोग बोर न हो जाएं, कि कंटेंट क्या है, कौन सी चीज सामने आ रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर जुरिस्डिक्शन तय होती है। ठीक। हमारा जो उस वक्त ये जो इशू पाकिस्तान का इस वक्त इन्वॉल्व था वो ये नहीं था कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या क्या है। ये सारी बहसें अब होंगी। ठीक। इंडिया इसलिए गया था कि जी जब तक कि आप हमारा केस सुनेंगे और ये तय करेंगे कि पाकिस्तान का डिफेंस ठीक है या गलत है, या हिंदुस्तान का क्लेम ठीक है या गलत है, उस वक्त तक इसको फांसी लग जाएगी। और अगर फांसी लग गया और इन केस आप ये तय करते हैं कि हिंदुस्तान का केस ठीक था, तो हमारा बंदा हाथ से चला जाएगा। सो ये जल्दी थी इंडिया को वहां जाने। इंडिया की, और कोर्ट ने बार बार ये बात कही कि जी ये हम मेरिट पे बाद में देखेंगे, इस बंदे को फांसी इसकी रोक देते हैं, फिर देखेंगे। अगर पाकिस्तान का क्लेम बनता है कि पाकिस्तान सच्चा है, पाकिस्तान का, तो छूट जाएगा। तो ये पस मंजर है। बाद में जो ऐसा आप चलेंगे तो हम इस पे मजीद बहस कर लेंगे। जावेद साहब, दायरा इख्तियार के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो बहुत सारी ये बातें भी सामने आई, जैसे कि जफरुल्लाह साहब ने ये कहा कि जब दो फरीक हैं, दो पार्टीज हैं, अगर एक चला जाता है आलमी अदालत में तो दूसरे को लाजमन जाना पड़ता है। लेकिन एक हमने ये बहुत आवाज सुनी कि नहीं जी नहीं जाना चाहिए था, क्यों चले गए। बहुत सारे इस पे बहस मोबाइल से हुए। इसमें थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि चले हम चले गए, क्या जो जिस हवाले से पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए, हमारे वकील ने वहां पे दलाइल दिए, आप इस से एग्री करते हैं कि सही तरीके से दिए गए, या आप समझते हैं इसमें कोई कमी बेशी रह गई? पहली बात तो यह है कि अब खुद हुकूमत जो है और उसके काबरीन जो है ये मानते हैं कि हमने तैयारी नहीं की थी मुकम्मल। देखिए सरताज अजीज साहब उमूर खारजा के मशीर है, उन्होंने कहा कि अब हम एक नई टीम के साथ जाएंगे और हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे जो अगली समात है उसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक कंक्लूजन जो ड्रा किया जा रहा है वो ये है कि पहले जो हम गए हैं उजलत में गए हैं, या हमारे उजलत की क्या वजह प्रेशर था हमारी वजह से? मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि चूंकि इंडिया एकदम चला गया और उन्होंने एक डेट दे दी
تو ہم وہاں چلے گئے اور ہمیں جانا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ ہم نہ جاتے بائک آؤٹ کرتے. وی ہیڈ ٹو گو دیئر, وی ہیڈ ٹو پریزنٹ آور کیس. تو یہ تو ہم نے کر دیا. لیکن ایک یہ تاثر ضرور ابھرا ہے میڈیا میں بھی اوور آل کہ ہم ویل پریپیئرڈ نہیں تھے. ہمارے جو وکیل ہیں خاور قریشی صاحب, میں نے ان کے آرگومنٹس سنے. بظاہر تو وہ آرگومنٹس بڑے پرٹیننٹ اور بڑے ایفیکیشسلی انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں وہاں پہ کورٹ کے اندر, لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کیس پیش کر رہے ہیں, بڑے بڑے وکلاء جو ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں اور بڑی زبردست وہاں پہ زبان استعمال ہوتی ہے, بڑا زور لگاتے ہیں, لیکن کورٹ ایگری نہیں کرتی کیونکہ وہ قانون کے مطابق, شہادتوں کے مطابق اور کئی چیزیں, کئی فیکٹرز ہیں, ان پہ فیصلہ کرتی ہے. تو ہمیں ایک سیٹ بیک یہ ہوا ہے قوم کو کہ کلبھوشن کے معاملے میں عام پرسیپشن, جو پرسیپشن کی آپ پہلے بات کر رہی تھی, یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا دہشت گرد اور جاسوس اور سیبوٹیور ہے اور یہ پاکستان میں تباہی پھیلانے لگا تھا. اس کو بالکل صحیح پکڑا ہے اور اب اس کو پھانسی دی جانی چاہیے. ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا عام آدمی کے کہ یہ ICJ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب جب ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے, یہ پہلی ہیئرنگ ہے, اس میں ایک سیٹ بیک ہوا ہے, تو ایک دھچکا ضرور لگا ہے لوگوں کو اور گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ نے صحیح ہمارا کیس پریزنٹ نہیں کیا, یا آپ پریپیئرڈ نہیں تھے, یا ہوم ورک نہیں تھا. اور گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ اب ہم ایک نئی ٹیم کے ساتھ جائیں گے, زیادہ تیاری کے ساتھ جائیں گے, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کمی رہ گئی ہے. اور پھر دوسرا ایشو جو ہے وہ کونسلر رسائی کا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ جو ہے برسر صاحب بہتر جانتے ہیں, یہ ایشو ان ڈیٹیل آئے گا کہ کیا ویانا کنونشن کے تحت پاکستان از باؤنڈ ٹو پرووائڈ کونسلر ایکسیس ٹو کلبھوشن اور ناٹ. یہ ابھی نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے اس میں آئے گا. بس صاحب جو جاوید صاحب نے بات کی, 2 پوائنٹ انہوں نے کہا, کیا واقعی ہمارے پاس کوئی سیٹ بیک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہوا, یا ہمیں صرف 5 دن جو ہیں وہ ملے جس کی وجہ سے ایڈ ہاک جج کو کی بھی تقرری نہ کی جا سکے؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ دس از اے ویری انیشیل, شاید یہ اس طرح سے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کیونکہ ہم کلبھوشن ایک ایسی شخصیت جو کہ ان کا آفیسر ہے وہ پاکستان نے پکڑا اور جاسوسی کرتے ہوئے اور اتنا وہ ملزم پائے گئے. تو ایک عام جو ہیومن ایک پاکستانی کی ایک سوچ ہے کہ اس کو کیسے کردار تک پہنچنا چاہیے. ہم ایک تو ویسے بنیادی طور پر جذباتی قوم ہے. انڈیا کے معاملے میں ہمارے جذبات زیادہ تیز ہو جاتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, ہماری لمبی ہسٹری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا انڈیا کا کیس غالباً کوئی 8 تاریخ کو وہاں پیش ہوا جی مئی کو, 9 تاریخ کو اس پہ پہلا آرڈر آیا ایگزیکٹلی جج کا. انہوں نے کہا جی 15 کو ہم ہیئرنگ کریں. اب یہ ود آل ڈیو ڈیفرنس جتنے بھی دانشور بیٹھے ہیں باتیں کرتے ہیں, یہ جو اس کو آپ اسٹے آرڈر کہہ رہے ہیں یہ تو 9 کو جاری ہو گیا تھا, تو 15 کو ہوا ہی نہیں ہے. جب 9 کو ہمیں انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا کہ آپ جب تک ہیئرنگ 8 کو لیا, 9 کو لیٹر بھی نکالا. یہ جو کچھ اس کو کہتے ہیں پروویژنل میئرز, یہ تو 9 کو انہوں نے ہمیں سنے میں جاری کر دیے تھے. ہم کیا کرتے؟ اب وہ بہت ساری باتیں ہیں. میں حالانکہ اس سے یہ بھی ایک نیشنل انٹرسٹ کھول پہ نہیں کر سکتا. آرڈر تو آرڈر نہیں, ٹائم نہیں دیتے وہ, کبھی بھی نہیں دیتے. اٹس ناٹ سیور کوڈ آف پاکستان. 9 تاریخ کو آرڈر تو انہوں نے ہمیں سنے میں دے دیا تھا. سارٹ آف ایسے ہی ہے جیسے ہم سول کورٹ میں پہلے دن وکیل جاتا ہے نا, اسٹے لینا بڑا آسان ہوتا ہے. پہلے دن ہم لے آتے ہیں, اس کے بعد بحث ہوتی ہے کہ سنڈے کنفرم ہونا ہے یا کیا ہونا ہے. ملٹری کورٹ کی ڈیتھ پینلٹی تھی, ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا, ڈیتھ پینلٹی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی انٹیگریٹی جو ہے پرزرو کرنا تھا کہ بعد میں اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ انڈیا کا کیس ہے تو بندہ موجود تو ہو. یہ پرپز ہوتا ہے. اس کا پاکستان کی کیس کی اسٹرینتھ ویکنس پہ فرق نہیں پڑتا. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. باقی رہ گیا کہ پاکستان کی, میں ناٹ دیٹ کہ میں گورنمنٹ میں ہوں, مجھے شاید آپ پتہ ہی ہوتا, میں تو پبلکلی بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ شاید یہ ہماری کمزوری ہے. میرا نہیں خیال, میں نے دیانتداری کے ساتھ میں نے لائیو سنی ہے ان کی ہیئرنگ, ٹرانسکرپٹ پیپر ہے کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہے انٹرنیشنل لا. پاکستان نے اپنا کیس اتنا ہی پاسبل اچھے طریقے سے پیش کیا جتنا وہ کر سکتا تھا. شارٹ ٹائم کے اندر نہیں, لانگ ٹائم پہ بھی اتنا ہی ہوتا. اتنا ہی ہوتا. یہ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے.
ہی از ویری بریلینٹ لائر. پاکستان کا ینگسٹ جو QC وہاں کا بہت بڑا وکیل ہوتا ہے, کوئن کونسل جسے ہم کہتے ہیں, ینگسٹ ایج میں وہاں یہ کوئن کونسل بنا ہے. صاحب ظاہر وہ فرشتہ نہیں ہے. جب 99 میں ہمارا جہاز انڈیا نے گرایا تھا, ہم نے اس وقت ایک وکیل کیا تھا, اس کا نام تھا پروفیسر لطر پاخت. یہ جرمن اوریجن کے برٹن میں رہنے والی ایک فیملی ہے. یہ دنیا میں جو سب سے بڑے 2 مرکز ہیں انٹرنیشنل لا کے, ان میں سے ایک کو ہیڈ کرتا تھا کیمبرج یونیورسٹی. ٹھیک. انڈیا نے ہائر کیا تھا پروفیسر برینلی کو, جو میرے بھی استاد ہیں, وہ آکسفورڈ کے ہیڈ تھے. وہاں فرق ہے کہ وہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لائر عام طور پہ پڑھاتے ہیں, اور وہ پروفیسروں کو اجازت ہوتی ہے وہاں کورٹ میں, ہماری طرح نہیں ہوتا, وہ پیش ہوتے ہیں. اس سے بڑے بندے کنٹمپرری ہسٹری میں انٹرنیشنل لا کے نہیں ہوئے. لطر پاک جو تھا, ہم گئے لے گئے اس کو, ہیئرنگ بھی کیا ہم نے. ہم جو انڈیا نے کوئی تعداد لگائے, ہم کیس ہار کے آئے گئے. انہوں نے کہا جی پاکستان کیس نہیں بنتا, حالانکہ ہمارا جہاز گرا تھا. بندوں سے اس طرح میری اپنی رائے میں ان بڑی عدالتوں پہ اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, بٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں اور اچھی تیاری نہیں کرنی. آلویز روم فار امپروومنٹ. باقی آپ نے ایشو اٹھایا کہ جی ہم شارٹ ٹائم تھا اور ہم نے انٹرن جج کیوں نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون لکھا ہوا ہے. میری ہم لوگوں کو درخواست ہے کہ مہربانی کریں وہ پڑھ لیں. اسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ بتاتی ہے کہ جب پارٹی پراپر کیس لے کے آئے گی, اس کو ہم یہاں پلینٹ کہتے ہیں, وہاں میموریل کہتے ہیں. میموریل جمع ہو جائے گا, پھر وہ دوسرے ملک کو ٹائم دیتے ہیں, وہ اپنا کاؤنٹر میموریل جمع کرائے گا. جب وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر موقع ملتا ہے پارٹی کو, جس پارٹی کا جج وہاں آلریڈی نہ ہو. 15 جج ہے نا انڈیا کا, بائی ڈیفینیشن اٹ سیلف وہاں جج ہے. ٹھیک, وہ اس کی اور پروسیجر ہے. ٹھیک. اگر کسی ایک پارٹی اسٹیٹ پارٹی کا وہاں جج بیٹھا ہو تو دوسری اسٹیٹ پارٹی کو رائٹ مل جاتا ہے اپنا ایڈ ہاک جج رکھنے کا. جیسا اٹلانٹی کیس میں ایریل انسیڈنٹ کیس ہم کہتے ہیں, ہماری طرف سے شریف الدین پیزرا صاحب گئے تھے. ٹھیک. یا جب یہ مارشل آئی لینڈ کا کیس کیا ہے ہمارا, جو پچھلے 2 سال پہلے ہم نے جیتا ہے, اس میں میرا نام گیا تھا, یا جسٹس رضا خان صاحب کا گیا تھا. ان کیس پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان میں سے ایک جو ہے وہاں جج بنے گا. یہ اسٹیج ابھی آئی نہیں ہے. ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو فیکچوئل نہ ہو. فیکچوئل نہ ہو. پاکستان کو قانون سے نکال کے تھوڑا سا سیاسی بنیادوں پہ بھی بس وہ ہمارا مزاج ہے. پتہ نہیں شاید ہماری پارٹی بھی پہلے یہی کرتی ہوگی اور وہ بھی یہی کرتے ہیں, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ان کی پٹیشن میں یہ ساری اسٹیٹمنٹ کاپی کر کے لگاتے ہیں. میں اس لیے ذرا احتیاط سے بول رہا ہوں. انہوں نے ہمارے ISPR کے بیان, سزائے عزیز صاحب کے بیان, فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ بیان, یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ہے ہمارے ہاتھ آ گیا اور بڑا تھا, یہ انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی پاکستان میں اس کے اوپر تو بڑی ایمرجنسی ہے, لہذا آپ ہمیں اسٹے دیں. بولنا ناپ تول کے بولنا چاہیے. پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے. ابھی پاکستان کا کیس آئے گا, میں ایک طرف یقین دہانی کہتا ہوں, ہماری طرف سے فارن آفس اس میں انوالو ہے, چونکہ ملٹری کورٹ ہے. GHQ پوری طرح انوالو ہے, اٹارنی جنرل کا آفس اس میں انوالو ہے, اور ہیئرنگ اب شروع ہونی ہے. وہ تو ایک پروویژنل میجر تھا, ہیئرنگ نہیں تھی. ہاں, ہم بہترین طریقے سے کیس لڑیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان کی مکمل تیاری ہے اور ہم اس پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ لیٹ اس سی میڈیا کی ریسپانسبلٹی جو انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اگر یہی چیزیں, یہی اسٹیٹمنٹس جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں یا دوسرے لیڈران بیٹھتے ہیں یا جو واقعی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کی ریسپانسبلٹی ہے ایسا بیان, یہ ساری چیزیں لے کے انہوں نے لگایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو میڈیاز میں چونکہ ایک ہائپ تھی, ارجنسی کریٹ کی گئی کہ اگر دفعہ بندے کو پھانسی ہو گئی تو پھر کیا ہم لڑیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں اس میں میڈیا کو, ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, آپ نے زمانہ دیکھا ہے, آج کل جو ہمارے لوگوں کا سٹائل ہے, جو ہم جس طریقے سے ہم میڈیا میں آ کے بات کرتے ہیں, اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے کہ اس قسم کے جو نیشنل ایشوز ہیں جو ہیں ان پہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کا دامن نہیں. دیکھیے, احتیاط ضرور کرنی چاہیے. نیشنل انٹرسٹ سب کا ہے, کسی ایک گروپ یا ایک پارٹی کا حکومت کرنی ہے, اپوزیشن کرنی ہے. 20 کروڑ لوگ ہیں. وی مسٹ انشور کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے. لیکن میڈیا کو جو سینسٹیوٹی اٹیچ ٹو دس ایشو وہ نہیں بتائی گئی. اب دیکھیں نا, ایک اخبار نویس کے پاس
या एक मीडिया पर्सन के पास एक इंफॉर्मेशन है कि इतना खौफनाक आदमी, उनका कमांडर नेवी का, और उसके पास 2 पासपोर्ट्स हैं, एक मुसलमान नाम है, एक उसका हिंदू नाम है, और ही वॉज कॉट ऑन आवर सॉइल, और उसके बाद फिर ये सारी बातें जब सामने आई तो एक तूफान आ गया। और इसको कोई, मैं नहीं समझता, मुझे मेरी याद में कोई ऐसी ब्रीफिंग दी गई हो जिसमें कहा गया हो कि ये चीजें जो है एहतियात से आप आगे लेके जाए, और इस पे हमें रिपोर्टिंग या इसमें जो हमारे टॉक शोज हैं, ये जिम्मेदारी जिसकी भी थी, फॉरेन ऑफिस की थी या सिक्योरिटी इदारों की थी, उन्होंने ये नहीं किया और इट वाज लेफ्ट ओपन। और उसमें फिर मीडिया ने मुख्तलिफ हाइप क्रिएट कर दिया। दूसरा मेरा कंसर्न ये है, ये बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक relations and particularly in the context of legal disputes, कुछ चीजें ऐसी हैं। एक तो उन्होंने माना कि अटलांटिक में हमने वो लूज किया केस फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, वो भी उधर थे। सेकेंडली हमने बागलियार डैम जो इंडिया बना रहा है, गलत बना रहा है, उसको हमने चैलेंज किया, उसमें भी हमें बड़ा रिलीफ नहीं मिला। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है उसमें भी हमें बहुत बड़ा रिलीफ हिंदुस्तान के मुकाबले में नहीं मिला। मैं ये नहीं कहता कि लीगल ग्राउंड के ऊपर क्या वो सही लड़ा गया या नहीं, लेकिन वी लॉस्ट आवर केस। इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। एक तासुर ये उभरता है आम आदमी में, मेरे जैसे लेमैन पे, कि शायद इंडिया एक बड़ा मुल्क है, साइज वाइज न्यूक्लियर पावर भी है, कहते हैं कि बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज के और लोगों के मफादात हैं, तो शायद उसको ये एडवांटेज दिया जाता है। हालांकि कानून की नजर में तो छोटा मुल्क हो या बड़ा हो, मेरी ये समझ है कि वो सब बराबर होते हैं। लेकिन ये जो हम केसेस हारे हैं पिछले, जो हमें सेटबैक्स हुई हैं, इनको सामने रखते हुए आई थिंक वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी लीगल डिस्प्यूट विद इंडिया। ये आईसीजे में जब अभी 99 वाला जो हम अटलांटिक वाला आ रहे हैं, तो फियर ये है कि अभी जो केस है अगर हम जीत जाए, इसमें हम इतना इफेक्टिवली अपना केस पेश करें कि हमें कोई सेटबैक सही। एक तो हमें कोई सेटबैक ना हो, आपने कहा कि बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो चीज़ों को आगे लेके चला जाएगा। बहुत सारे अभी आप भी एहतियात से काम ले रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो इस तरह नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उसमें किस हद तक हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमें कितनी बात करनी चाहिए। जो मुझे जावेद साहब की बात से लगा 2 चीज़ें, एक तो ये कि ठीक है माना टाइम कम था, लेकिन आपने कहा फिर भी हमने जिस तरह से हम कर सकते थे वो हमने किया, आगे हम इसको मजीद बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। अब उसमें चूंकि आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, आप इंटरनेशनल लेवल का जो कानून है उससे आप आगाह हैं। 2 बातें आपने अपनी इब्तिदाई में ये कही थी। एक तो आपने कहा था कि जो पाकिस्तान के फैसले हैं या जो हमारे कानून के मुताबिक जो शवाहिद को सामने रखते हुए, उस बंदे की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए जो पाकिस्तान की अदालत ने जो फैसला किया है वो एक अपनी जगह, ये चूंकि आलमी अदालत में ले गया कि आप केस को सुने, और जैसे कि इन्होंने कहा कि हिस्ट्री ये है कि हमारे साथ कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इस वक्त आप इस केस को क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो थोड़ा इस पर एहतियात से भी बात करनी है। पहली बात है कि मैं जावेद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये मामला नाजुक है। उसकी वजूहात 2 हैं। एक वजह यह है कि साफ ज़ाहिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच है, बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि ये भी ना हिंदुस्तान है, वो हमारा एक लाइफ डेथ का एक इशू उनके साथ आज से तो नहीं है, 47 से पहले का चल रहा है। तो हमने 3 जंगें लड़ी हैं। 48 में हमने पहले स्ट्रगल हुई, 48 में हमने कश्मीर पे जंग लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, तो सियाचिन है, कारगिल है, हमारी एक लंबी हिस्ट्री है उनके साथ। ऐसा नहीं है, उनकी स्टेटमेंट्स कभी आती रहती हैं, हमारे यहाँ उसको देखा जाता है। तो ये सेंसिटिविटी बिल्कुल जेन्युइन है, इस पे हुकूमत को कोई वरी नहीं है और खुशी है कि ये जिंदा कौम की निशानी है। उसका बेहतर फोरम, अब ये ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की जब ये कमेटी हम नेगोशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उस कमेटी का मेंबर था, हमने वहाँ ये तय किया था उनके साथ कि नेशनल एक्शन प्लान और जितने भी सिक्योरिटी के इशूज हैं, ये सारे पार्लिमानी हेड बैठे हैं और जब आप कहेंगे हम आपको बताया करेंगे, क्योंकि मुल्क का जेन्युइन मसला है मिलकर। बता ये साफ गालबन हुआ है जो जावेद साहब कह रहे हैं, मुझे कोई कबाहत नहीं मानने में। कीपिंग इन व्यू कि इस सेंसिटिव की जो मैटर था, इसमें
میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی سینسٹیوٹی کے اوپر یہ اس طرح کی بریفنگ ہونی چاہیے تھی کہ ہم آپ کو روک نہیں رہے، روکنا چاہیے، لیکن ایک نیریٹو سامنے آتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نہیں، یہ چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہے یا یہ نہیں، یہ ورنہ اگر میڈیا آزاد ہے، اس کا آزاد میڈیا ملک کے حق میں ہوتا ہے، جتنا آزاد ہوگا ان دا لانگ رن ہمیں فائدہ ہوگا اس کا، جمہوریت کے لیے، شخصی آزادی کے لیے۔ لیکن بعض معاملات میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ معاملہ چونکہ اتنا نازک ہے، ہمارے عام طور پر لائرز کو بھی اس کا نہیں پتا، پڑھایا نہیں جاتا پاکستان کے علاقہ میں، یہ لا نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے ججوں کی اس معاملے میں ٹریننگ نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک۔ یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں ابھی جا کے گورنمنٹ کو تجویز بھی دوں گا کہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ ہم بھی حاضر ہیں کہ بیہائنڈ دا سین ساتھ ذرا دیکھیں نا، بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے ہم آپ لوگوں کو بہتر بتا سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ بالکل، میں تو آپ اتفاق کر رہا ہوں۔ بعض اوقات میڈیا کو کہا گیا کہ اس پہ آپ کچھ نہ لکھیں، ہم صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بریفنگ دے رہے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اینی تھنگ اور یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ۔ تو میڈیا نے اس کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے خاص طور پہ وہ لوگ جو سینئر لوگ ہیں جیسے آپ جیسے، جو ان موضوعات پہ زیادہ بولتے ہیں، وہ اتنے ہی نیشنلسٹ ہے جتنا کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ بات بالکل میں نے اتفاق کی ہے، یہ میں اپنے متعلقہ لوگوں کو کہوں گا، اور یہ کانسٹنٹ بریفنگ اس معاملے پہ ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، میں اتفاق کرتا ہوں۔ بالکل آپ کی اس بات سے میرے خیال سے تمام میڈیا ہم سب لوگ اتفاق کریں گے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ کچھ اور اسی حوالے سے سوالات ہیں کیا ناظرین، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں کونسلر کی رسائی کے حوالے سے بات ہے، 60 ڈیز کے گزر جانے کے بعد پاکستانی عدالتوں میں اپیل کرنے کے حوالے سے سوالات ہیں، بہت سارے کچھ مزید ایسے سوالات ہیں جو یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات لیں، لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اس شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مزید سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مزہ بنائے لاجواب چائے، رنگ کھلا کھلا جگائے، خوشبو ایسی کہ دل کو پائے، مزہ اس کا زباں پہ رہ جائے۔ اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے۔ زویا، ہائی، عالیہ تم آ گئی؟ پر شام کا پریس شوٹ؟ ارے تمہاری پہلی اسٹور اور میں نہیں آؤں، چلو تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ واٹ شائنی ہے، بٹ اتنی تیز دھوپ میں شام تک آل شائن گون۔ بالکل نہیں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اوہ گاڈ، فریش فوڈ والے یہی آ گئے، پر یو تو ناٹ ریڈی۔ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو شائن۔ سنتور بلیک شائن میں ہے 5 نیچرل آئل جو دے بالوں کو لانگ لاسٹنگ شائن، تو شائن کیجیے ڈے ٹو نائٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، اور جاوید صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو اور معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ تھوڑا سا واپس آتے ہیں اس کیس کی طرف، اور اس کے کچھ مزید اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے عالمی عدالت انصاف کا دائرہ اختیار ماننے کے بعد بھارت مسئلہ کشمیر کو اگر پاکستان کی طرف سے اٹھائے گا تو کس پوزیشن پر کھڑا ہوگا، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا چونکہ دیکھیں اگر جب ہم کشمیر کے ایشو کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہم مورلی ہم ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آواز کو خود ارادیت ہے ان کا۔ سرتاج صاحب جب بریفنگ دے رہے تھے چند دن پہلے، پتہ نہیں آپ بھی تھیں؟ جی بالکل۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم، مثلا ایک جج ہیں سابق جج انڈیا کی سپریم کورٹ کے، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ ہندوستان نے بڑی غلطی کی ہے کہ آئی سی جی میں چلا گیا، کیونکہ پاکستان اب اس کو راستہ دکھا دیا گیا کہ وہ یہ کشمیر ایشو وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے، کشمیر کا ایشو۔ تو انہوں نے اس پہ جو جواب دیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ سرکار صاحب نے کہا کہ پاکستان کا کیس کشمیر کے کانٹیکس میں آلریڈی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ، تو ہمیں اس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اسٹانس ہے، یہ پرنسپل پوزیشن ہے، اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
क्या हम कश्मीर के इशू को UN के बाकी जो इदारे हैं, बस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें हम अक्सर औकात हमारे नुमाइंदे वहाँ जाते हैं। ये जो अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं तमीना जंजुआ साहब, ये वहीं पे थी, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से कश्मीर का इशू हम उस फोरम पे भी उठाते रहे। दूसरे जो फोरम यूनियन के हमें अवेलेबल है उन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कश्मीर का जो इशू है इट इज़ ऑलरेडी ऑन द एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और जब भी मुनासिब वक्त होगा या पाकिस्तान समझेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस इशू को रेज करें, वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान अब कश्मीर का इशू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाए। सही। एक तो जी इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी जफरुल्लाह साहब आपसे, और दूसरा कौंसलर रसाई के हवाले से जो पाक भारत मुआहिदे के हवाले से कुछ अगर आप वजाहत कर दें, जैसे इन्होंने भी वियना कन्वेंशन का जिक्र किया। देखिए, दो बैनुल-अक़वामी मुआहदे, एक है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो ये बताता है कि डिप्लोमेटिक स्टेटस का जो आदमी एक मुल्क दूसरे मुल्क में होगा उसकी क्या राइट्स हैं, हकूकियाँ हैं, ठीक, उसकी क्या प्रिविलेज हैं, उसके इस्तेकाक क्या है और इम्यूनिटीज क्या है, इस्तिस्ना क्या है, ये तीन चीजों को बताता है। ये वो कानून है बुनियादी तौर पर जो सदियों से बैनुल-अक़वामी तौर पर आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नया ला है। ठीक। दूसरा उसका जो ट्विन एग्रीमेंट है उसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। अच्छा। वो बताता है कि बेसिक में ऐसे लोग भी होते हैं आपके जो डिप्लोमेटिक स्टेटस के नहीं होते, कॉन्सुलर स्टेटस के होते हैं। ठीक। उनके यही राइट्स, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज क्या होगी। सर्वेंट है उसका, किसी का ड्राइवर है या वीजे लगाने वाला अफसर है, वो पॉलिटिकल डेस्क पे नहीं बैठा हुआ, ये दो मुआहदे इसको कंट्रोल करते हैं। हम पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ये रेटिफाई किए हुए, हमने ये रेटिफाई। ठीक। उसके अंदर कॉन्सुलर रिलेशन के अंदर एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, वो ये बताती है उसके क्लास 1 कि अगर कॉन्सुलर रिलेशन के मुआहदे के बारे में अगर जो दोनों स्टेट पार्टीज हैं, स्टेट पार्टी से बात होता है जिन दोनों कंट्रीज ने ये रेटिफाई किया हुआ है, तो उनके दोनों झगड़ा होगा तो इसकी जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मिल जाएगी। ये एक व्यू है। मैं एक अपना वाकिफ इस मामले में सीरियसनेस से नहीं दूंगा। सीरियस बात यह है कि मैं कोई पोजीशन नहीं लेना चाहता इस पर, क्योंकि पाकिस्तान में इस मुश्किल पैदा आ सकती है। हम भी मानते हैं ये है। दूसरा भी व्यू है, दूसरा व्यू ये है कि ये आदमी तो उस तरह का है ही नहीं कि इसके बारे में ये तो इस तरह होता है जैसा एक बच्ची आई हुई है, शादी की उससे गलत या सही जो केस चल रहा है, उसको प्रॉब्लम पैदा हो गया खामन के साथ, जो आजकल मीडिया में देख रहे हैं, उसको राइट्स देने के लिए यहाँ की एम्बेसी को हक मिलेगा कि हुकूमत पाकिस्तान से ये कहे, हमें उसके बारे में बताया जाए, हमारा बंदा उससे मिले, हम उसकी लीगल चीजें जो है अरेंज करें। ये वो काउंसिल रिलेशन का मजा ये बताता है। ठीक हो। बाद लोग ये कहते हैं कि भाई ये आम इस तरह के हालात के लिए होता है, उस तरह के लिए बंदे तो होते नहीं, जसूसों के लिए हो। जसूस जब आएंगे आप उनको एक्सेस दें, अगर उनको एक्सेस दें तो वो नेटवर्क का मिसाल के तौर पर मसले हैं और चीजों इश्यूज हैं, तो वो एक व्यू ये है। एक व्यू और है, वो व्यू ये है कि जो हमारा कॉमनवेल्थ के अंदर एक एग्रीमेंट हमारा है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो बायलैटरल मैटर्स हैं ये नहीं जा सकते। एक व्यू ये है। ये वो व्यू है जो इंडिया में एयर इंसिडेंट केस के अंदर उठाया था। जो केस हम आ रहे थे उनमें इंडिया का एक व्यू था और उसका अब हमें फायदा हो सकता है। ये मैं क्योंकि इंडिया ने ये खुद कहा था कि कॉमनवेल्थ का जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत पाकिस्तान यहाँ नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान ये कह सकता है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ। एक और चीज भी है, हमारा इंडिया के साथ काउंसिल रिलेशन का बायलैटरल एग्रीमेंट भी 2008 में हुआ है। ठीक। उसके अंदर भी कुछ स्टिपुलेशंस हैं कि इसमें मतलब सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है, जब सिक्योरिटी मैटर बहुत बड़े इन्वॉल्व होंगे उसमें हम नहीं देंगे, ये चीजें लिखी हुई हैं। एक और भी इशू, छठा सातवां एक और भी बड़ा इशू है, हमारी एक डिक्लेरेशन होती है जो स्टेट पार्टी बताती है कि जिन मामलात में सुप्रीम इसकी ICJ की जुरिस्डिक्शन जो है ये कंपल्सरी इस प्रोफेक्टो नहीं है, इन मामलात में पाकिस्तान इसकी जुरिस्डिक्शन मानता है, इन मामलात में हम नहीं मानते।
ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये हुआ ये था कि हमने ये 60s में एक डिक्लेरेशन दी है। सही। अब मैं मतलब ज्यादा खुल के नहीं कह सकता, लेकिन महसूस किया गया कि ये कदर कमजोर थी। ये इस केस में नहीं, लेकिन ये पहले जो डिसाइड हुआ था लॉर्ड एवियन में एक ओपिनियन आई थी, मसला आया था, तो हमने ये महसूस किया कि ये कमजोर है। वी टुक अप विद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस और तमाम स्टेक होल्डर के साथ 1 साल से ऊपर हम उसको गौर फिक्र करते रहे कि हमारी जो डिक्लेरेशन है ऑप्शनल क्लास के तहत वो कमजोर है, क्या बेहतर हो सकती है। फिर पूरे कंसेंसस के साथ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री और जितने भी रेलिवेंट लोग हैं उन्होंने एक बेहतर की, जिसको आज तक सारी दुनिया कह रही है कि बेहतर है। गालबन 27 मार्च, ये इससे पहले की बात है, हमने एक नई जमा करवाई है। उसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के हमारे मामलात होंगे तो हम ICJ की जुडिशन मानते ही नहीं है, मानते। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना किसी भी समझदार आदमी का कि हम ICJ की जुरिस्डिक्शन हम उसको छोड़ के बाहर निकल आए, ये भी लोग कह रहे हैं ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक कॉन्स्टिट्यूएंट आर्गन है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई लल्लू पंजू कोई टिम्बुक्टू में बैठी हुई कोर्ट है, जैसे जनरल असेंबली है, जैसा सिक्योरिटी काउंसिल है, ये उस तरह की एक चीज है। ठीक, उसको जाना तो उससे निकलना ये बच्चों का खेल नहीं होता। ये हमारे एक नई केस देखना हमने अपने पाकिस्तान का इमेज देखना है। हम 200 मिलियन की न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर ICJ से हम निकलेंगे तो एक्सट्रीम स्टेप है। देखेंगे अगर निकलना पड़ा नेशनल इंटरेस्ट में, वाली प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने भी कहीं माजी में ऐसा किया था, कोई इस तरह का भी जो चीजें इंडिया ने ICJ की, ये तो हम रोज कहते हैं, इंडिया ने उस वक्त कहा था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन कहना और है, हम भी कहेंगे, हम कह भी रहे हैं। ये कहना कि हम उससे ऑप्ट आउट करके उसको छोड़ दें, बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, कौमें करती हैं। हम कॉमनवेल्थ से निकले नहीं थे, जब पाकिस्तान को उसने एक्सेप्ट किया था, भुट्टो साहब निकले ना, मिन्नतें करके हमें जाना पड़ा वापस। ICJ की अगर हमने निकलना पड़ा, अगर हम देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, हम निकल जाएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। ठीक, ये बहुत संजीदा मामला होता है और उसके ऊपर पूरी कौम को सोचना होता है, उसको ठंडे दिल से एनालाइज करना होता है कि हमें एक जगह का फायदा कहाँ नुकसान होगा। इस मामले को डिस्पैशनेटली डिस्कस करें। सही, ठीक। इत्तेफाक करते हैं जी आप बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं, रिफॉर्मों को बहुत सोच समझ के आगे ICJ से बगावत करना या उसकी से बाहर निकल आना, ये बड़ा फैसला होगा और इसकी मुज़मरात को मद्देनजर रख कर ये फैसला करना पड़ता है। उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है आगे मुस्तकबिल में हमारा क्या लाया अमल होगा वगैरह वगैरह। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि जब हमारी कोर्ट्स जो है या हमारा जो लीगल सिस्टम है उसकी भी तो एक वैल्यू है। हम कॉमन यानी उसके यूनाइटेड नेशंस के एक रुकन है और एक यहाँ पर एक लीगल सिस्टम चल रहा है, ये कोई ऐसी बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसे मुजरिम को जो कि हमारी सिक्योरिटी के दरपे हो और वो उसको ब्रीच कर रहा हो और इट इज क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो अगर हम उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सजा देते हैं तो क्या ये बैरिस्टर साहब भी बता सकते हैं कि ICJ जो है वो बयक जुम्बश कलम उसको खत्म कर सकती है? ये मैं इसको बड़ी अहम बात है, बहुत अहम। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं कोई वाज़ेह पोजीशन ये बगैर मैं लॉ स्टेट करूँगा, क्योंकि ये एन मुमकिन है कि मैं ये स्टेटमेंट जो है ये हिंदुस्तान वहाँ पेश कर लिया था, मैं लॉ स्टेट करूँगा। बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर एक डॉक्ट्रिन है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, उसको कहते हैं डोमेस्टिक रेमेडीज। यही लॉ है कि जब तक कोई स्टेट के अंदर जो डोमेस्टिक रेमेडीज हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होती तो आप बैनुल-अक़वामी फोरम पे नहीं आती। उसका सदर अज़म मतलब क्या है? सदर अज़म मतलब ये है कि एक मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया, अब उसके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। एक ये है कि उनका अपना जो आर्मी एक्ट के तहत अपेलेट सिस्टम है उसमें पहली अपील। दूसरी रेमेडी उसको अवेलेबल है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद या किसी में भी वो रेट पिटीशन करेगा, जो हमारी 21वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये फर्म किया है कि राइट अवेलेबल है, ये जो हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी। तीसरी रेमेडी उसको अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का, दोनों तरीके से।
अपील के थ्रू जाने का भी राइट है हाई कोर्ट के बाद, डायरेक्ट 184(3) के तहत भी जाने का है। और पांचवी उसको, ये सुप्रीम कोर्ट की दो हो गई, एक आर्मी के अंदर की अपील हो गई, एक हाई कोर्ट की अपील रिट हो गई, एक सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से अपील हो गई, और चौथा डायरेक्ट 184(3) में हो गई। और पांचवा उसको राइट हासिल है सदर पाकिस्तान को मस्सी करने का आर्टिकल 45 का। बैनुल अक़वामी कानून यही कहता है। ये मसला पाकिस्तान ने उठाया भी है, शायद उठाएगा जोर के साथ, कि ये अभी प्रोसेस जो है ये नहीं पूरा हुआ। अभी पता नहीं, हो सकता है कोर्ट छोड़ दे उसको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट छोड़ देने, तो नहीं पता इस बात का। ठीक ठीक। अच्छा, ये कलभूषण के हवाले से ये भी है कि भारत ने 60 दिन में पाकिस्तानी अदालतों में अपील करना थी, वो नहीं की, तो अब वो किस पोजीशन पर खड़ा है कानून? देखिए, जो अपील्स होती है ना, उनकी तो टाइमिंग इन मामलात में अदालतें कंडोन भी कर सकती हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। साफ दरे वो कह देगा कि मेरे वकील नहीं थे, मेरा कौंसल एक्सेस नहीं थी, ये कोई इशू नहीं है। और ये प्रोसेस पाकिस्तान में अभी होना है। बैनुल अक़वामी कानून आपके ऊपर ऐसे बिल्डोज नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल, इसलिए हमें ज़्यादा खौफ नहीं है कि हमें वो नहीं कह सकते। अब तीसरी एक बात बहुत अहम है, जो लोग कंफ्यूजन में हैं और हमें उस पर बहुत एहतियात करनी चाहिए, वो वजह और है, वो ये है, बैनुल अक़वामी अदालत कोई पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर अपीलेट कोर्ट नहीं है। ये जहालत से बहसें हो रही हैं, वो ये कभी नहीं देख सकते कि आपकी जो है ये जो है अपील, ये मेरिट पे फैसला गलत है, ये नहीं देख सकते वो। ना ही हमें ये चवल मारनी चाहिए इस तरह की बहसें करने की। हम किसी सूरत भी ये कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारी कोर्ट्स पे उनकी कोई जुडिशन नहीं है, वो क्रिमिनल अपील कोर्ट बिल्कुल नहीं है कि हमारी कोर्ट का जो फैसला आएगा वो कहेंगे कि हम इस पे अपील पे बैठे हैं, और ना ये बहसें वहां हमें करनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये भी एग्जैक्टली वही बात जो आपने कहा कि जिम्मेदारी एक पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट गया हुआ है कि कौंसिल एक्सेस देनी कि नहीं देनी, हमें इसको इस पूरी बहस को उसी मौके पर रखना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि वहाँ हमारा अल्टीमेट पोजीशन क्या होगी, लेकिन ये आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है। तो ये एक्चुअली मसला ये है कि जैसे उस अदालत में जिस हद तक, जैसे कि कहा, जो पॉइंट है उसी पॉइंट तक रह के हमें अपने इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, डोमेस्टिक रेमेडी का डॉक्ट्रिन अवेलेबल है, प्लस वो कोर्ट हमारी कोर्ट की अपीलेट कोर्ट नहीं है। सो इसलिए मामला जो है वो हमें खौफ करने की जरूरत नहीं है, मुतमईन रहें। एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने जी गलभूषण के हवाले से बहुत सारी आलमी फोरम्स पर आवाज भी उठाई गई। क्या अगर पाकिस्तान और भारत की, आप समझते हैं कि जो ये इस बंदे को पकड़ लेना और इसका पाकिस्तान के सॉइल के ऊपर पकड़े जाना, तमाम चीजें ये जब सामने आ गई हैं और आलमी अदालत के अंदर भी अभी मजीद हम कह सकें, बलफर्ज महल हम वहां पे ये साबित करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं कि भारत हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करता है और किस किस तरीके से करता है, तो आलमी सतह पर इसको आप हमारी कितनी बड़ी कामयाबी करता है? मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी इस सेंस में है कि पाकिस्तान का मौकफ ये रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में इंटरनल सबोटाज और सबवर्शन में मुलव्वस है, और खासतौर पर बलोचिस्तान। और इससे पहले हमने उनको कोई डोजियर्स दिए, यूएन को दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके दिए। मुझे याद है कि शर्म शेख में साबिक वजीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब ने भी मनमोहन सिंह साहब को दी थी कि ये, तो इससे ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि हम ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे। हमने आपका ये बंदा पकड़ा है और उसने इतराफ भी किया है, उसकी वीडियोज हैं और बाकी कुछ सब कुछ है कि ये बंदा था, ही वॉज इन्वॉल्व, हमारे साहिल के ऊपर आके ये काम करता था। और कराची में उसने कहा कि मैं कराची में भी काम कर रहा था, या मेरा नेटवर्क काम कर रहा था। तो हमारी पोजीशन जो है विंडिकेट होती है एट इंटरनेशनल लेवल। इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहिए और पाकिस्तान का राइट है वो एक्सप्लॉइट करे कि जी ये हिंदुस्तान हमें ब्लेम करता है कि जी आप टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, आप अफगानिस्तान में टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं। द केस इज क्वाइट द अपोजिट। आप बल्कि पाकिस्तान में ये सबोटाज और सबवर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अखलाकी तौर पर दुनिया को अपना केस मौसर तौर पर ये पेश कर सकता है कि जनाब विक्टिम तो हम है, ये सारा प्रोपेगेंडा है।
बैरिस्टर साहब, एक हमेशा से हमने इंडिया का ये एक चेहरा देखा है कि वो जब भी उसने कुछ करना होता है वो करता खुद है और ब्लेम गेम ऐसी चलाता है, ऐसा ड्रामा, ऐसी स्केचिंग करता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देता है किसी भी तरह से, और समहाउ तो इतने भोंडे अंदाज से लगाता है कि उसका वो जो ड्रामा उसने प्लॉट किया होता है वो उसके अपने घर के ऊपर वो हांडी उसकी टूटती है। तो इस अब सारी सूरत हाल में अल्लाह करता है हम जैसे कि हमारे अभी तक के जो शवाहिद, जो हमारी कोर्ट ने जो कुछ भी इस बंदे को हमने पकड़ा, जो भी सामने आए, उससे तो ये है कि ये बिल्कुल ही इज क्रिमिनल, इसको सजा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब इंटरनेशनली हमें भी अपना नैरेटिव, हमें किस कदर मजबूती के साथ पूरी दुनिया पे इसको उजागर करना चाहिए कि वो तो एक डर्टी प्रोपेगेंडा करता है, हमारे यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है वो सच की बुनियाद पर हो रहा है कि दहशतगर्द वो है। देखिए, इसको कई लेवल पे लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमारी पाकिस्तान की अदालतों का जो ये प्रोसेस इस केस में है ना, वो इंसाफ के मुताबिक हुआ। ठीक, कुलदेशन यादव या नो कुलदेशन यादव, इंसाफ है सुप्रीम। यस, ये हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए, यही अवाम पाकिस्तान का होना चाहिए, यही इस्लाम का हुक्म है, यही आईन पाकिस्तान कहता है। ठीक, कि आर्टिकल 4 ये बताता है कि जो भी बंदा पाकिस्तान में है उसको ड्यू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अवेलेबल है। उसका जो राइट टू अपील है आर्मी कोर्ट, ये होना चाहिए और बिल्कुल फेयर होना चाहिए। हमें उसको इंश्योर करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि हाई कोर्ट में अपील करे, अगर वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, अगर वो चाहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये मामला कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जितने अच्छे होंगे, हमारा मुल्क का इमेज बाहर भी बेहतर होगा, एज ए हम नेशन भी सुरखरू होंगे। अगर हम ये समझते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं केस में इन्वॉल्व नहीं, अगर हम समझते हैं कि स्ट्रांग एलिमेंट नहीं, क्या एक बात है, हमें बाहर हेल्प करेगा ये कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, जैसा कि मोहतरम जवेद सदीक साहब ने फरमाया, बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, आईनी एक मुल्क है ना हमारा, और ये ऐसे हम अपना मुंह काला करते रहते हैं, हमारा मुल्क बहुत मुल्कों से अच्छा है, ऐसी नहीं है। कलभूषण को हमने कोई कंकॉक्ट नहीं की, ये स्टोरी कोई हमने फैब्रिकेट नहीं की, इट्स ए फैक्ट। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर हमें ये मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि इसका एक है पॉलिटिकल साइड, एक इसकी ना पॉलिटिकल साइड, तो लीगल साइड है, एक पॉलिटिकल साइड है, वो भी ये मामला में बहुत अहम होती है। ठीक, सही, कि हमने अपना एज ए नेशन स्टेट अपनी सेफ्टी के बारे में, अगर हमारे यहाँ कोई इंटरफेरेंस हो रही है, उसको हमने किस तरह अपना पेश करना है, और वीजा वी इंडिया, वीजा वी अफगानिस्तान, वीजा वी अमेरिका, रशिया, जितने भी हमारे मुल्क हैं, हमने अपनी जो सर्वाइवल हमारी है, हमारी जो सेफ्टी, हमारी डेवलपमेंट जो है, हमारे लोगों का जो राइट है, ये सबसे सुप्रीम है, इसको हर फ्रंट पे हमने लड़ना। थैंक यू सो मच बैरिस्टर ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।